और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें कुछ टॉपिक्स चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के भी ऐड हुए हैं, जैसे अरब स्प्रिंग, गल्फ वॉर, 9/11, अटैक ऑफ अफगानिस्तान वगैरह। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना दो पोल्स बन गए थे पूरी दुनिया में। एक पोल था यूएसए वाला और एक पोल था यूएसएसआर वाला। अब इन दोनों पोल्स के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, तो इन दोनों पोल्स के खत्म होने की कहानी को ही इस चैप्टर में बताया गया है। देखो, 1961 में जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन, उसमें एक दीवार बनाई गई थी जो बर्लिन शहर को दो हिस्सों में बांटती थी। ईस्ट बर्लिन वाला हिस्सा जो यूएसए के अंडर में था और वेस्ट बर्लिन वाला हिस्सा जो यूएसएसआर के अंडर में आता था। तो इस दीवार को लोगों ने 1989 में तोड़ दिया था। अब आता है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम था क्या? तो देखो, 1917 में रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। इसी रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर बना। यूएसएसआर की फुल फॉर्म द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये वाला रेवोल्यूशन था ना, वो सोशलिज्म के आइडियाज से इंस्पायर्ड था। मतलब कि सब इक्वल होंगे, कोई जात पात नहीं होगी, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। ठीक है, यूएसएसआर में वन पार्टी सिस्टम था। मतलब कि यूएसएसआर की जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना, वो एक पार्टी कंट्रोल करती थी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, और कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी। यूएसएसआर में स्टेट गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को प्लान और कंट्रोल करती थी। अब इसके नीचे ये एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्रेट पावर बना। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि यूएसएसआर के पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। ऑयल, आयरन, स्टील जैसा बहुत सारे रिसोर्सेज थे यूएसएसआर के पास। यूएसएसआर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था। वहाँ पे छोटे से छोटा गांव भी बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ था। यूएसएसआर के अंदर डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी जो सब कुछ छोटी सी पिन से लेकर एक कार तक देश के अंदर ही प्रोड्यूस कर देती थी। यूएसएसआर में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड स्टेट गवर्नमेंट अश्योर करती थी। मतलब कि रोजी रोटी कपड़ा तो स्टेट गवर्नमेंट ही हर आदमी को दे देती थी। इन सब चीज़ों की वजह से यूएसएसआर पूरी दुनिया में ग्रेट पावर बना। अब इसके नीचे एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे यूएसएसआर वेस्टर्न वर्ल्ड से पीछे था। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब यूएसए वाला जो पोल था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि यूएसएसआर में डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। यूएसएसआर का जो वन पार्टी सिस्टम था, मतलब कि यहाँ पे एक पार्टी थी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन करके, ये पूरे यूएसएसआर को कंट्रोल करा करती थी। इसी पार्टी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे। लेकिन ये पार्टी लोगों के टुवर्ड्स अनअकाउंटेबल थी। मतलब कि लोगों के टुवर्ड्स लॉयल नहीं थी। लोगों की बातें वगैरह नहीं सुनती थी ये पार्टी। अब तीसरा पॉइंट है कि जो यूएसएसआर था ना, वो 15 कंट्रीज से मिलकर बना था, जिसमें रशिया भी एक कंट्री थी। लेकिन हकीकत में ना रशिया हर चीज़ में डोमिनेट करता था। मतलब कि यूएसएसआर में सिर्फ रशिया की ही चलती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो बाकी दूसरे 14 कंट्रीज बची थी ना, वो थोड़ा नेग्लेक्टेड और सप्रेस्ड फील करने लगी। एक पॉइंट ये भी है कि जो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था ना, इसकी वजह से यूएसएसआर का सिस्टम काफ़ी हद तक वीक हो गया था। क्योंकि इस टाइम पे यूएसएसआर का पूरा ध्यान अफगानिस्तान पे था, और जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो भी वॉर के लिए हथियार ही ज़्यादा बनाने पे ध्यान दे रही थी। इससे क्या हुआ कि यूएसएसआर में कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी, और हर साल फूड इंपोर्ट्स बढ़ रहा था यूएसएसआर का। इन सब की वजह से यूएसएसआर की इकोनॉमी लेट 1970s में काफ़ी गिरने लगी थी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। गोर्बाचेव एक आदमी का नाम है, और उसकी वजह से यूएसएसआर कैसे टूटा उसकी कहानी को इस टॉपिक में बताया गया है। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने थे। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करे थे। पहला रिफॉर्म था कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूएसए वाली साइड के साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करना। दूसरा, इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म किए। जैसे इन्होंने थोड़ी सी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी यूएसएसआर में। यूएसएसआर में अभी तक क्या होता था कि जब प्रोटेस्ट वगैरह होते थे ना, तो उन्हें आर्मी की हेल्प से अरेस्ट वगैरह करके ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब भी किसी ने प्रोटेस्ट वगैरह करा, ऐसे अरेस्ट वगैरह वाला सिस्टम उन्होंने नहीं करा। डिसइंटीग्रेशन की कहानी में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बोरिस येल्सिन का भी है। इन्हीं की लीडरशिप के अंडर में दिसंबर 1991 में
यूएसएसआर की 3 मेजर रिपब्लिक्स ने ये डिक्लेयर किया कि यूएसएसआर को डिसबैंड किया जा रहा है। ये 3 मेजर रिपब्लिक्स थी रशिया, बेलारूस और यूक्रेन। ये डिक्लेयर करते ही द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को बैन कर दिया गया। यूएसएसआर के खत्म होने के बाद इनकी जो रिपब्लिक थी उन्होंने अपने देश में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट यूएसएसआर की थी ना, वो अब रशिया को मिल गई थी। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? इसमें पहला रीजन है कि सोवियत यूनियन की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इंटरनली काफी वीक थी। इस वजह से ये लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे थे। दूसरा रीजन है कि सोवियत यूनियन अपने ज्यादातर रिसोर्सेज का यूज न्यूक्लियर और मिलिट्री वेपन्स बनाने के लिए कर रही थी। इसका इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था, जिससे सिस्टम कोप अप नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। थर्ड पॉइंट है कि अब यूएसएसआर के लोगों को भी वेस्ट की बढ़ती हुई इकोनॉमी दिख रही थी। वेस्ट की मतलब यूएसए वाली इकोनॉमी, ठीक है। लोग अब क्लियरली देख पा रहे थे अपने सिस्टम और वेस्ट वाले सिस्टम के बीच में डिस्पैरिटीज को। कम्युनिस्ट पार्टी ने यूएसएसआर पर 70 सालों तक राज किया, लेकिन वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी। पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको आम लोगों से ज्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी। इससे लोगों के बीच में नाराजगी और भी बढ़ने लगी। गोरबाचेव के रिफॉर्म्स की वजह से सिस्टम थोड़ा सा तो लूज पड़ ही गया था। मतलब गोरबाचेव की वजह से लोगों को थोड़ा बहुत तो फ्रीडम का टेस्ट मिल गया था, तो लोग इस वजह से फुल फ्रीडम को लेके और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। तो लोगों के बीच में बढ़ती नेशनलिज्म और सोवेरेंटी की भावना ही मेन रीजन बनी यूएसएसआर के टूटने की।